भागवत विद्यापीठ छपरा द्वारा आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला में संसाधन प्रस्तुतकर्ता धनंजय कुमार सिंह की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है कक्ष में कथावाचन। कथा और कथावाचन एक अत्यंत पुरानी कला है जो सभ्यता के विकास के आरंभिक काल से चलती चली आ रही है। कथा शब्द संस्कृत के कथ धातु से बना है जिसका अर्थ है जो कहा जाए, और वाचन का भी यही अर्थ होता है कि कहने योग्य। कथा को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि कथा वह साहित्यिक विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष, एक घटना या एक कार्य व्यापार का चित्रण होता है। कला, कथा, हम बोले कथा एक कला है, तो कला शब्द के संबंध में दो चार शब्द बोल देना चाहते हैं कि कला शब्द को आनंद लाती इति कला से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है आनंदित करना, प्रसन्न करना। कहा जाता है कि स्वयंभू ने स्वयं की आनंद की प्राप्ति हेतु इस सृष्टि की रचना की थी। यानी वे नाना प्राणियों के माध्यम से तरह तरह की क्रियाओं को देखकर, तरह तरह के कार्यों को देखकर खुश होना चाहते थे। तो इसकी इच्छा से ईश्वर ने, स्वयंभू ने सृष्टि की रचना की। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि कला जो है ईश्वर की कृति की अनुकृति है। कला ईश्वर की कृति की अनुकृति है। इसी प्रकार कथावाचन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि कथावाचन वह कला है जिसके माध्यम से कथावाचक की अभिव्यक्ति क्षमता, संप्रेषणीयता, कल्पना शक्ति और भाषाई ज्ञान मुखरित होता है। कथावाचक की इस परिभाषा से कथावाचक के कुछ गुण प्रकट होते हैं, मुखरित होते हैं। पहला गुण है अभिव्यक्ति क्षमता। अभिव्यक्ति क्षमता का संबंध विचारों के प्रकाशन से है। इसके द्वारा अपनी भावनाओं को मूर्त देकर प्रस्तुत करते हैं। यह भाषा शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथावाचक का दूसरा गुण है संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता के माध्यम से मनुष्य परस्पर विचारों का विनिमय करता है, विचारों का लेन देन करता है। तो कथावाचक अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से भिन्न भिन्न पात्रों का सहारा लेकर अपने विचारों से श्रोता को या वर्ग में बच्चों को अवगत कराता है। अपने विचारों से नाना पात्रों के माध्यम से, नाना घटनाओं के माध्यम से वर्गीय बच्चों को या किसी अन्य श्रोता को उससे परिचित कराता है। कथावाचक का तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, वह है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति एक मानसिक प्रक्रिया है। हमारे चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम कल्पना कहते हैं, और चित्त में उत्पन्न उस भाव में जो तीव्रता होती है, जो उद्वेग होता है, उद्वेलन होता है, जो बेचैनी होती है, उसे हम कल्पना शक्ति कहते हैं। इस कल्पना शक्ति के तहत कथाकार कथा का सृजन करता है। भाषाई ज्ञान कथाकार का चौथा गुण है। कथाकार को भाषा संबंधी व्याकरणिक एवं शास्त्रीय जानकारी होनी चाहिए, जिसके तहत वह अपनी कथा को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसके लिए कथावाचक मुहावरों का प्रयोग करता है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करता है, क्योंकि मुहावरे से जहाँ वाणी प्रभावी होती है, यानी वाणी में प्रभावकता उत्पन्न होती है, ठीक वहीं लोकोक्ति के माध्यम से कथावाचक की वाणी जो है प्रमाणिक बनती है। कहानी सुनना और सुनाना सबको प्रिय लगता है। यह मानव की आदिम प्रवृत्ति है। हम बचपन से ही
अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी अन्य पूर्वजों के माध्यम से तरह तरह की कहानियां सुनते आ रहे हैं। और मनुष्य की यह प्रवृत्ति जो है, कहानी सुनने की जो प्रवृत्ति है, यह सृष्टि के आरंभ से ही चलती चली आ रही है, अविरल चलती चली आ रही है और संभवतः आगे भी चलती रहेगी। कहानी समय के दौर के साथ साथ अनेक नामों से अभिहित हुई, अनेक नामों से जानी गई, जैसे गल्प, गाथा, रासो, आख्यानक इत्यादि। तो अंग्रेजी भाषा से जो साहित्यिक विधा अंग्रेजी भाषा से बंगला भाषा में और बंगला से हिंदी भाषा में आई, जो साहित्यिक विधा, जो छोटी काल्पनिक साहित्यिक विधा अंग्रेजी भाषा से बंगला भाषा में और बंगला भाषा से हिंदी भाषा में आई, वह गल्प कहलाई। इसी तरह से वीरता से संबंधित जो कथाएं थी, वे कथाएं गाथा और रासों के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आपने सुना भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विशलदेव रासो, जिसमें क्रमशः पृथ्वीराज चौहान, महाराणा हमीर, रणथंभौर के राजा महाराणा हमीर इत्यादि की वीरता से संबंधित चर्चाएं वर्णित हैं। प्रेमाख्यानक के अंतर्गत प्रेम से संबंधित चर्चाएं होती हैं, या प्रेम से संबंधित चर्चाओं वाली जो कहानियां हैं वह आख्यानक कहलाती हैं। जैसे फारसी मसनवी शैली में रचित है लैला मजनू की कथा, हीर रांझा की कथा, राजा रत्नसेन और पद्मावती की कथा। ये फारसी मसनवी शैली में रचित एक आध्यात्मिक रचना, एक आध्यात्मिक कृति है, जिसको श्रृंगारिकता का रंग देकर समाज के अनुकूल बनाकर समाज के लिए प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम बोले कि फारसी मसनवी शैली में है, थोड़ा सा प्रेमाख्यानकों के संबंध में चर्चा कर लेना चाहते हैं। ये प्रेमाख्यानक जो है सूफी संतों की रचना है, और सूफी संतों का मानना था कि अगर दरिया में पानी है तो हम उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपनी तन की सफाई कर सकते हैं, अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन जब दरिया में पानी ही नहीं होगा तो फिर कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जब मनुष्य के दिल में, जब मानव हृदय में प्रेम है, तो उस प्रेम को सही रूप देकर, सही दिशा देकर उसे आध्यात्मिक प्रेम की ओर उन्मुख किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सोचा कि इस सृष्टि में परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वह है मानव। पशु पक्षी पेड़ पौधे सारे परमात्मा की रचना है, परमात्मा की कला है ये, और इन सभी कलाओं में मानव श्रेष्ठ कला है, उनकी श्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। और इस मानव में भी दो बिरादरियां हैं, दो जातियां हैं, इस पुरुष और स्त्री। तो सूफी संतों का मानना था कि ये स्त्री जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कायिक रूप से, शारीरिक रूप से कोमल सुंदर तो होती ही है, व्यवहारिक रूप से भी यह सुंदर होती है। जितनी त्याग की भावना, जितना प्रेम स्त्रियों में भरा होता है, उतना पुरुषों में भरा नहीं होता। हम सभी तो सुने भी होंगे कि अगर लोग कहते हैं कि पिता ना रहें तो माँ अपने बच्चे को पाल पोस लेगी, अपने बच्चे की परवरिश कर लेगी। लेकिन जब माँ नहीं रहती है, नहीं रहेगी, तो उस स्थिति में पिता अपने बच्चे का उचित ढंग से परवरिश नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि माँ जो होती है ममता की, दया की, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है, और यही कारण है कि हमारी संस्कृति में नारी को कुछ स्थान दिया गया है। कहने का मतलब कि नारी जो है परमात्मा की श्रेष्ठ कृति है, और सूफी संतों ने इसी नारी को
नारी को अपने आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया, नारी को अपने आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया सूफी संतों। जैसे लैला मजनू की कथा है, तो एक जगह उसमें वर्णित भी है पद्मावत फिल्म में कि लिखकर तेरा नाम जमी पे सजदा मैं करता हूँ, लिखकर तेरा नाम जमी पे सजदा मैं करता हूँ। अरे लैला का नाम 2 अक्षर का है, इसको जमीन जैसे लिखने के लिए जमीन जैसे विशाल जगह की क्या आवश्यकता है? ये तो कागज छोटे से चुटके पर भी हो सकता है। यहाँ मजनू जो है लैला को नाम को लिखने के लिए, लैला के नाम को लिखने के लिए, लैला शब्द लिखने के लिए उसे धरती जैसे कागज की आवश्यकता है। संत कबीर ने भी तो यही बात कही थी कि सात समझ की मसी करो लेखनी सब बनाई, और धरती सब कागज करो हरि गुण लिखाना। वो भी हरि लिखने के लिए, हरि के गुण को लिखने के लिए धरती को कागज बनाने की बात कहते हैं। यानी जैसे हमारे हरि का गुण विशाल है, बड़ा है, उसी तरह लैला भी बड़ी है, लैला भी बड़ी है। उसको भी समाहित करने के लिए संपूर्ण सृष्टि की आवश्यकता है, संपूर्ण धरती की आवश्यकता है। तो ये क्या कहते हैं, ये प्रेमाख्यानक है। सूफी संतों ने जितनी रचनाएं की है, मधुमालती हो, पद्मावत हो, गिरिरांझा की कथा हो, ये सब प्रेमाख्यानक के अंतर्गत आते हैं। कथा और कहानी शब्द का प्रयोग, कथा और कहानी शब्द का प्रयोग सबके लिए होता है, सभी तरह की कहानियों के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मानव, हम पुरुष भी मानव है और स्त्री भी मानव है, पुरुष भी मानव है, स्त्री भी मानव है, लड़का भी विद्यार्थी है, लड़की भी विद्यार्थी है। ठीक इसी तरह से कहानी और कथा जो है सभी तरह की गाथाओं के लिए, सभी तरह की कहानियों के लिए ये सब दोनों शब्द प्रयुक्त होता है। कहानी के साथ, कहानी के माध्यम से मानवीय समाज का मनोरंजन तो हुआ ही, मानवीय सभ्यता का विकास भी हुआ। कहानी आनंद प्रदान करने के साथ साथ, कहानी आनंद प्रदान करने के साथ साथ एक कैटेलिटिक एजेंट की भी भूमिका अदा करती है। प्राचीन काल में कथावाचकों का एक वर्ग होता था जो गांव-गांव, मोहल्ले घूमकर कथा सुनाया करते थे। तो वे लोग उन कथाओं के माध्यम से लोगों को भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर उन्मुख करने का कार्य करते थे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी जी की कथा है राम कथा। तो इसके माध्यम, राम कथा एक समय था कि लोग घूम घूम कर गांव में राम कथा सुनाते थे। तो राम कथा सुनाने का मतलब ये नहीं था कि अयोध्या के एक स्थान विशेष, अयोध्या नामक एक स्थान विशेष के राजा की चर्चा करना। ये उनका उद्देश्य था कि वे जैसे राम विषम परिस्थिति में धैर्य धारण कर विषम परिस्थितियों का डटकर आजीवन मुकाबला करते रहे, सामना करते रहे, ठीक उसी तरह से आप भी सामना करें। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी। उस समय हमारा देश मुगलों के अधीन था और हिंदू धर्म का क्षय हो रहा था, हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा था। मुस्लिम शासक जो थे तरह तरह का प्रलोभन देकर, तरह तरह का दबाव डालकर, जैसे जजिया कर, धर्म कर इत्यादि लगाकर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का कार्य करते थे और उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का भी कार्य करते थे। तो उस स्थिति में हिंदू धर्म के रक्षा के निमित्त गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। राम के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि इस विषम परिस्थिति का आपको डटकर सामना करना चाहिए।
साथ ही और ये हिंदुओं को प्रताड़ित होने का एक और कारण था कि हिंदू धर्म में तरह तरह के पंथ प्रचलित हैं। जैसे कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई निर्गुण मार्गी है, कोई सगुण मार्गी है। तो इन सभी मतों में, सभी हिंदुवादी संप्रदायों में एकता कायम करने के उद्देश्य से भी उन्होंने राम कथा की रचना की थी या तत्कालीन भारत को राम कथा सुनाई थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, लिखा भी है कि अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, यानी निर्गुण मार्ग और सगुण मार्ग में समानता, एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने इस कथा की रचना की थी। इसी तरह वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय के लोगों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने कहा था कि शंकर विमुख भगति चहमोरी सो नर सपने हूं न पावस मोही, यानी शंकर से विमुख होकर जो राम की उपासना करेगा वह अपने आराध्य श्री राम को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी अपने लक्ष्य को कभी नहीं हासिल कर सकता है। एक संत का, एक भक्त का लक्ष्य होता है अपने आराध्य का दर्शन, अपने स्वामी का दर्शन, वो नहीं हासिल कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि एक एकता स्थापित करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने रामायण रामचरितमानस की रचना की थी। तो इस उद्देश्य से भी कि उस समय हिंदू धर्म के क्षय को रोकने के लिए ये लोग आगे बढ़ें। इसी तरह सूरदास भी थे। राम गोस्वामी तुलसीदास ने राम से धनुष चलवा दिया, बाण चलवा दिया, धनुष बाण उठवाया। तो सूरदास ने श्याम से बंसी बजवाई, इसलिए कि सूरदास जान गए कि यहाँ पर मुगल जो हैं काफ़ी शक्तिशाली हो गए हैं, उनसे विरोध कर हम अपने जीवन स्तर को आगे नहीं उठा सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। फलतः दोनों में समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रेम की बंसी बजाई, श्री श्याम से प्रेम की बंसी बजवाई। तो इस प्रकार ये कहानियाँ जो है, कथावाचक जो हैं अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रेरित करते थे। जैसे शीत बसंत की कथा, एक पुरानी कथा है, इसके माध्यम से लोग शीत बसंत नामक दो भाइयों में प्रेम स्थापित करने का कार्य किए। इसके माध्यम से कथावाचक जो थे या कथा लेखक जो थे वे भाई भाई में प्रेम स्थापित करने का कार्य किए। इसी तरह उड़न खटोले की कथा ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। तो उड़न खटोले की कथा के माध्यम से कथावाचक समाज के लोगों को, सामाजिकों को, श्रोताओं को काल्पनिक बनाकर उन्हें विज्ञान की ओर उन्मुख करने का कार्य कर रहे थे। आज उसी उड़न खटोले की कथाओं का परिणाम है कि आज आसमान में हवाई जहाज उड़ रहे हैं। हो सकता है कालांतर में इस कल्पना शक्ति के माध्यम से राम का या विभीषण का पुष्पक विमान भी उड़े। इसी तरह राष्ट्रभक्त व्यक्तिपरक रचनाओं के माध्यम से लोगों को कथावाचक लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का भी कार्य करते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है, विशलदेव रासो है, राणा प्रताप की कहानी है, झांसी की रानी की कथा है, बाबू कुंवर सिंह की कथा है। इन कथाओं के माध्यम से कथावाचक श्रोता को या शिक्षक अपने वर्ग के बच्चों को देश प्रेम की ओर, समाज प्रेम की ओर, समाज सेवा की ओर उन्मुख करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमारा तन जो है 5 तत्वों से बना है। लोग कहते हैं कि
मानवीय तन जो है 5 तत्वों से बना है और इसके निमित्त एक दोहा भी है, चौपाई भी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। यानी मिट्टी, हवा, जल, अग्नि और आसमान। शून्य, आसमान का मतलब खगोलीय पिंड से हमारा शरीर बना है। इसी तरह से संसार में जितनी चीजें हैं वे सारी चीजें किसी एक तत्व से नहीं बनी हैं, उनमें अनेक तत्वों का सम्मिश्रण है। तो कहानी के भी अनेक तत्व हैं। विद्वान तो अनेक तत्वों की चर्चा करते हैं, पर 6 प्रमुख तत्व हैं। वे हैं कथानक, पात्र, संवाद, संकलन त्रय, लक्ष्य और भाषा शैली। कथानक कहानी का पहला प्रमुख तत्व है। कथानक कहानी का पहला प्रमुख तत्व है। कथानक मुख्यतः 2 तरह का होता है, ऐतिहासिक और काल्पनिक। देखिए, जैसे आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में कुछ न कुछ आभूषण होते हैं और ये सबके सब आभूषण किसी बहुमूल्य धातु के नहीं हैं। कुछ सोना का है, कुछ चांदी के आभूषण हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, गिन्नी के भी बने हुए, तांबा पीतल के भी हैं। कुछ आभूषण आपके पास वैसे भी हैं जिन पर क्या कहते हैं, दोनों का सम्मिश्रण है, बराबर बराबर। इसी तरह से जिस आभूषण में सोने की मात्रा कम और गिन्नी की मात्रा अधिक होती है, उस आभूषण को स्वर्णाभूषण कहते हैं। और जिस आभूषण पर तांबा पीतल यानी गिन्नी की मात्रा अधिक होती है और केवल सोने का पानी भर चढ़ा रहता है, उसे हम आर्टिफिशियल आभूषण या कृत्रिम आभूषण या गिन्नी का आभूषण कहते हैं। ठीक उसी तरह से कथानक भी होता है। जिस कथानक में ऐतिहासिकता की मात्रा अधिक होती है और काल्पनिकता की मात्रा कम होती है, उसे हम ऐतिहासिक कथानक कहते हैं। और जिस कथानक में काल्पनिकता की मात्रा अधिक होती है और ऐतिहासिकता की मात्रा कम होती है, उसे हम काल्पनिक कथानक कहते हैं। और कुछ मध्यम कोटि के भी होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कान की जो बालियां होती हैं वह 16 कैरेट का होती है, 14 कैरेट का भी होती है, यानी उसमें सोना की मात्रा बहुत कम होती है, उसका दाम कम लगता है। इसी तरह से कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं, कुछ ऐसी कथाएं भी होती हैं जिसमें लगभग काल्पनिकता और ऐतिहासिकता दोनों की मात्रा करीब करीब बराबर होती है। अंतर भी होता है 19-20 का अंतर होता है, मामूली अंतर होता है। जैसे आम्रपाली की कथा है। आम्रपाली वैशाली की नगर वधू थी। वर्णित है आम्रपाली की कथा में कि नगर वधू थी वैशाली गणराज्य की। और कहा जाता, उसकी एक कथा वर्णित, छोटी सी कथा है कि जब अजातशत्रु मगध पर आक्रमण किया था, उस समय कथा में यह भी दर्शाया जाता है कि वह भी वैशाली गणराज्य के सैनिकों के साथ रणभूमि में अजातशत्रु की फौज के खिलाफ लड़ने के लिए गई थी। लेकिन एक गणिका घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में जाती है। एक गणिका का घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में जाना और युद्ध करना, ये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं लगता है, ये प्रमाणिक भी नहीं है। दूसरी बात, जब वैशाली विजय के बाद, वैशाली विजयोपरांत अजातशत्रु आम्रपाली की खूबसूरती की चर्चा सुनकर जब आम्रपाली के कोठे पर गया, दरवाजे पर गया, तो
आम्रपाली के द्वारा अजात शत्रु को उसके पिता की तस्वीर दिखलाई गई। क्या कोई औरत ऐसा कर सकती है? क्या कहते हैं, हमें तो नहीं लगता कि नगर वधु ही थी तो ऐसा कर सकती है। ये स्पष्ट कर सकती है कि हम आपके पिता के साथ भी रहे। और कहा जाता है कि अजातशत्रु अपने पिता की तस्वीर देखकर वहां से वापस चला गया, वैशाली छोड़कर चला गया, पुनः मगध चला गया। मगध गणराज वैशाली गणराज को अपने साम्राज्य में नहीं मिला। तो इसमें काल्पनिकता और ऐतिहासिकता, हाँ इतनी बात स्पष्ट है कि आम्रपाली नगर वधु थी वैशाली गणराज की। ये भी स्पष्ट है कि अजातशत्रु ने आक्रमण किया था, लेकिन एक गणिका का, एक नगर वधु का रणभूमि में जाना, एक गणिका का किसी दूसरे के साथ संबंध को उसके बच्चे के सामने प्रकट करना, ये असंभव प्रतीत होता है। तो इस प्रकार ये कहानी का कथानक जो है ऐतिहासिक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। कहानी के कथानक के संबंध में एक बात कथावाचक को एक ध्यान रखनी चाहिए कि कहानी का कथानक कथावाचक को घटना दर घटना अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, अन्यथा कथावाचन के क्रम में कथावाचक के सामने जो रुकावटें पैदा होती है वह रुकावटें कथावाचन में दोष उत्पन्न करती है। कथानक याद न होने के कारण, अच्छी तरह से याद न होने के कारण उलझ कर कहानी का सारा रस समाप्त कर देता है। कहानी के कथानक का एक गुण है संक्षिप्तता व तीव्रता, क्योंकि कहानी आरंभ होते ही तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। कहानी का जो कथानक होता है वह पटाखे की तरह होता है। जैसे पटाखे के पलीता, जैसे टोटी लगी रहती है पटाखे में, उसको पलीता कहा जाता है। जैसे ही हम पटाखे के पलीता में आग का स्पर्श कराते हैं, आग तेजी से पटाखे में पहुंचती है और विस्फोट होता है। लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान देने की बात है कि विस्फोट के तुरंत बाद जो आग की चिंगारियां छिटकती हैं वे बहुत तेजी से बुझती हैं। यानी कहानी आरंभ होते ही तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है और लक्ष्य पर पहुंचती है। लक्ष्य पर पहुंचने के उपरांत अत्यधिक तेजी से अवसान की ओर, समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। यानी आरंभिक गति से उसकी अंतिम गति जो होती है अत्यधिक तीव्र होती है, तेज होती है। कथानक की 5 अवस्थाएं होती है: आरंभ, विकास, कौतूहल, चरम सीमा और अंत। कहानी का आरंभ किसी समस्या को अथवा किसी विषम परिस्थिति को उजागर करते हुए होता है, ताकि नायक का शारीरिक या मानसिक संघर्ष आरंभ हो सके। विकास कहानी की दूसरी अवस्था है। इसमें नायक को संघर्षरत, यानी अगर शारीरिक समस्या है तो शारीरिक संघर्ष करते हुए, मानसिक समस्या है तो मानसिक संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है। हम शारीरिक और मानसिक संघर्ष इसलिए बोले कि आज वर्तमानकालीन परिवेश में मनोवैज्ञानिक कहानियां भी लिखी जाने लगी हैं और इसका श्रेय जैनेन्द्र कुमार को जाता है। जैनेन्द्र कुमार की पत्नी कहानी है, खेल कहानी है, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो संघर्ष जो होता है शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। और कथानक के विकास की अवस्था में नायक को इन दोनों तरहों में से किसी न किसी तरह का संघर्ष करते हुए दिखाया जाता है। कहानी की तीसरी अवस्था है कौतूहल। कहानी की तीसरी अवस्था है कौतूहल। कौतूहल को जिज्ञासा कहा जाता है। इस स्थिति में कथा सुनने वाले
बच्चों का नायक से आत्मीय संबंध हो जाता है, नायक से आत्मीय लगाव हो जाता है। कौतूहल के कारण बच्चा जो कथा सुन रहा है, वह बच्चा यानी श्रोता नायक की समस्या को अपनी समस्या मानने लगता है। इस अवस्था में श्रोता जो है नायक को कष्ट में देखकर दुखी होता है और उसे आगे बढ़ते हुए देखकर तालियां बजाता है। जैसे हम मान ली राम कथा सुनते हैं या देखते भी हैं धारावाहिक के रूप में, तो जब देखते हैं कि राम कथा के नायक राम है और राम अपने अनुज लक्ष्मण के आहत होने पर लक्ष्मण के शक्तिबान से आहत होने पर उनके सिर को अपने गोद में लेकर बैठते हैं, रोते हैं, आतुरता पूर्वक इधर उधर देखते हैं कि कहीं से कुछ आ जाए जिससे हमारा अनुज स्वस्थ हो जाए, पूर्वत हो जाए। तरह तरह की बात करते हैं, बिलखते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी अपने पिता की आज्ञा को न मानने की भी बात करने लगते हैं। हम ये बात जानते हैं कि जंगल जाने के बाद भाई से अनुज से जुदा होना पड़ेगा, तो हम पिता की आज्ञा नहीं मानते। ये भी कहते हैं कि अगर हम जानते कि सीता को लंका से लाने में या सीता की पुनर्प्राप्ति में भाई से बिछोड़ होगा तो हम सीता को प्राप्त नहीं करते, और उस समय भाव विह्वल होते हैं। उस समय श्रोता भी नायक को दुखी देखकर दुखी हो जाए। इसी तरह जब नायक विजय की ओर उन्मुख होता है, विजय के रास्ते पर अपना कदम आगे बढ़ाता है, जीत के रास्ते पर अपना कदम आगे बढ़ाता है, तो श्रोता जो है शाबाशी देते हैं, तालियां बजाते हैं। चरमोत्कर्ष जो है कथानक की चौथी अवस्था है। चरमोत्कर्ष को चरम सीमा कहा जाता है, जहां नायक का समस्याओं के साथ अंतिम निर्णायक संघर्ष होता है। चरमोत्कर्ष पर नायक का जो समस्याएं कहानी के आरंभ में उत्पन्न होती है, उन समस्याओं से निर्णायक संघर्ष होता है, और उस संघर्ष को श्रोता जो है इस कदर नायक से आत्मीय रूप से जुड़ जाता है कि उसमें उनके कष्ट को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, उनके जीत को, उनके हार को अपनी जीत, अपनी हार, अपनी पीड़ा मानने लगता है, और नायक के विजय हेतु, नायक की जीत हेतु उत्सुक रहता है, आत्मिक रूप से बेचैन रहता है कि जल्दी नायक को जीत हासिल हो, जैसे उसे अपनी स्वयं जीत हासिल करनी हो। लक्ष्य कथानक की अंतिम अवस्था है, पांचवी अवस्था है ये। उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ही कहानी तेजी से अवसान की ओर अग्रसर होती है। कक्षा कक्ष में हमें कथा वाचन करते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कहानी का जो लक्ष्य हो वह जनहितकारी हो, परोपकारी हो, कल्याणकारी, राष्ट्रवादी हो, प्रकृतिवादी हो। ऐसी कथानक वाली कहानी जो होती है वह सदाबहार पेड़ की तरह होती है, वह दीर्घ काल तक सजीव बनी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुगमता पूर्वक युगों तक हस्तांतरित होती रहती है। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र या चरित्र। कहानी का दूसरा तत्व है। इसी को अंग्रेजी में कैरेक्टर कहा जाता है, चरित्र को ही, पात्र को ही। यह पात्र जो है कथानक को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक माध्यम है, यातायात का एक साधन है। उसी तरह से कथानक जो है पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ता है। कथानक
पात्र 3 तरह के होते हैं, चेतन, अचेतन और निर्जीव। चेतन, अचेतन और निर्जीव। चेतन जैसे राम कथा में राम चेतन पात्र है, राम चेतन पात्र है। सीता से अलग जुदा होने पर राम जंगल जंगल घूमते हैं और पेड़ पौधे पशु पक्षी सबसे पूछते हैं। तो वहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी ये जो है अचेतन पात्र है। इसी तरह कथावाचक जो है निर्जीव पदार्थों में भी चेतन मानव की कल्पना कर उसे पात्र के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे एक कथा है, हम लोगों के गांव घर में ढेला और पत्ता की कहानी प्रचलित है कि ढेला और पत्ता दोनों मित्र थे, पर दोनों बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन ढेला पत्ता से बोला कि मित्रवर, मैं हमेशा एक बात के लिए चिंतित रहता हूँ। तो बोला कहिए क्या बात है। उसने कहा कि मुझे ये डर हमेशा सताए रहता है कि पता नहीं कब बादल आएगा और जलबूंदे बरसाकर हमारे अस्तित्व को मिटा देगा। ढेला की बात सुनकर पत्ता मौन हो गया, शांत हो गया। कुछ पल उपरांत बोला कि मित्रवर, मेरी भी तो यही दशा है। मुझे भी यह भय हमेशा सताते रहता है कि पता नहीं मैं भी इसी भय में सूखे जा रहा हूं कि पता नहीं कब हवा आएगी और हमें उड़ाकर इस जगह से लेकर चली जाएगी, तब हमारा आपसे और इस परिवेश से संबंध टूट जाएगा। इतना कहकर दोनों मौन हो गए, सोचने लगे। कुछ पल उपरांत दोनों ने एक उपाय प्रकट किया, एक उपाय बताया कि ऐसा करें हम लोग। एक उपाय सुझाया कि जब तेज हवा आएगी तो ढेला जो है पत्ते को दाब देगा, और जब बारिश होगी तो पत्ता जो है ढेले को ढक लेगा। ऐसा उपाय सुझाए और ऐसा करने भी लगे। निश्चिंता पूर्वक ये दोनों अपना जीवन सफर करने लगे। कालांतर में परिस्थितियां बदली। वर्षा और तेज हवा दोनों एक साथ आई। वर्षा और हवा दोनों एक साथ आई। हवा पत्ते को उड़ाकर लेकर चली गई और वर्षा की जो जलबूंदें थी ढेले को गला दी। दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि इस कहानी में कथाकार ने निर्जीव पात्र की चर्चा की है। ढेला और पत्ता ये दोनों निर्जीव हैं। तो और इसके माध्यम से ये हमें संदेश भी दिया है कि हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घड़ी आती है, हम अपने जीवन की समस्याओं में सुगमता पूर्वक जीवन सफर करने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं, लेकिन कालांतर में कोई ऐसी घड़ी आती है, कोई ऐसी समस्या आती है जो हमारे जीवन की गति को बाधित कर देती है। जीवन की गति को बाधित करने की बात कौन कहे कि हमारी यह लीला ही समाप्त कर देती है। संवाद कहानी का तीसरा प्रमुख मूल तत्व है। तीसरा मूल तत्व है, इसे कथोपकथन भी कहा जाता है। संवाद को कथोपकथन भी कहा जाता है। और संवाद कहानी के संवाद के क्रम में हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कहानी सुनाते समय कि पात्र का जो संवाद हो वह ज्यादा लंबा चौड़ा न हो। लंबा चौड़ा संवाद होने पर श्रोता को उबाहट होने लगती है। श्रोता बोझ महसूस करने लगता है। परिणाम ये होता है कि जिस मनोरंजन के उद्देश्य से हम कहानी की रचना करते हैं, जिस मनोरंजन के ख्याल से तनावमुक्त बनाने के लिए हम क्या कहानी सुनाते हैं, वही कहानी तनावयुक्त बनाने का कारण बन जाती है।
तो हमें कथोपकथन को छोटे छोटे सरल वाक्यों में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही संवाद को पात्रोचित भी होना चाहिए, क्योंकि कहानी में संवाद के माध्यम से ही पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। कहानी में संवाद के माध्यम से ही पात्रों का चरित्र चित्रण होता है। अतः संवाद को पात्र के अनुरूप प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे एक कोई शिष्ट पुरुष शिष्ट व्यक्ति से स्टेशन शब्द का उच्चारण करवाना हो तो उसे स्टेशन शब्द का उच्चारण करवाएंगे, लेकिन जब किसी चरवाहे से, किसी गंवार से, किसी असभ्य व्यक्ति से स्टेशन शब्द का उच्चारण कराना होगा तो हम उसे टीशन कहलवाएंगे, ताकि उसकी गंवारता का, उसकी निरक्षरता का बोध हो सके, उस चरवाहे की चरवाहे का गंवारपन, उसकी असभ्यता मुखरित हो सके उसकी भाषा के माध्यम से। साथ ही कथावाचन के क्रम में कथावाचक को अनुतान से भी परिचित होना चाहिए, जिसको संगीत में सुर लहर कहा जाता है। एक ही सुर में हम कोई भी गीत रफ़ी का गाया हो या मुकेश का गाया हुआ हो, एक ही सुर में गाते चले जाएंगे तो वो प्रभावोत्पादक नहीं होगा। यानी अनुतान का अर्थ है आरोह अवरोह, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिसको कहते हैं। कथा वाचन करते समय हमारे संवाद में उतार चढ़ाव की क्रिया, असेंडिंग डिसेंडिंग की क्रिया होनी चाहिए। कहानी का चौथा मूल तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय के अंतर्गत देश, काल और वातावरण की चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम देश का संबंध स्थान से है, काल का संबंध समय से है और वातावरण का संबंध परिवेश से है। वैसे कहानी में स्थान, समय और वातावरण विशेष का वर्णन, कहानी में स्थान, समय और परिवेश का वर्णन विश्वसनीयता बढ़ाने का कार्य करता है। वैसे तो कहानी में भौतिक वातावरण का कोई स्थान नहीं होता, पर ऐतिहासिक कहानियों में ये आवश्यक हो जाता है, अत्यावश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा लेखक, कथावाचक श्रोता को युग विशेष की ओर ले जाता है, या योग कहें कि इस तीनों के माध्यम से कथावाचक जो है अपने श्रोता के समक्ष युग विशेष की झांकी प्रस्तुत करता है। कहानी का पांचवा प्रमुख तत्व है भाषा शैली। कहानी की भाषा तो पात्र और श्रोता के अनुरूप होनी चाहिए। उदात्त पात्रों के साथ शिष्ट और मानक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि निम्नवर्गीय पात्रों के साथ अमानक और निम्नवर्गीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे श्रोता कथावाचक के लक्ष्य तक सहजता से पहुंच जाता है। उद्देश्य कहानी का छठा प्रमुख तत्व है। जिस प्रकार जीवन का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मनुष्य कर्मशील होता है, ठीक उसी प्रकार कहानी का भी एक उद्देश्य होता है, जिसके निमित्त पात्र कर्मशील होते हैं, संघर्षशील होते हैं और कथानक को आगे बढ़ाते हुए उसे चरमोत्कर्ष पर ले जाते हैं। कहानी के लक्ष्य के संबंध में एक बार पहले भी हम चर्चा किए थे। कहानी के लक्ष्य के संबंध में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कहानी का लक्ष्य जो है परोपकारी हो, प्रकृतिवादी हो, राष्ट्रवादी हो। इस तरह के लक्ष्य वाला जो कथानक होता है, इस तरह के लक्ष्य वाली जो कहानी होती है, वह कहानी दीर्घकालिक होती है, अधिक समय तक जीवित रहने वाली होती है, अधिक समय तक
वह सजीव बनी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सहजतापूर्वक जाती रहती है। वर्ग कक्ष में कथा वाचन अनिवार्य एवं उपयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों को इच्छा के अनुरूप दिशा में उन्मुख किया जा सकता है। साथ ही कोलाहल भरे कक्ष में बच्चों को शांत कर विषय की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कहानी नैतिकता के विकास में भी सहायक है। कहानी के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा जिस सहजता के साथ मिलती है, कहानी के माध्यम से नैतिकता की शिक्षा जिस सहजता के साथ मिलती है, वैसा किसी अन्य माध्यम से नहीं। जैसे एक कथा है, एक प्रश्न है सर। जैसे अभी हम लोग रामचरितमानस की चर्चा कर रहे थे, उसमें जब राम जी सीता जी का परित्याग करते हैं और वाल्मीकि आश्रम में सीता जी रहती हैं, वहाँ उन्हें जो पुत्र की प्राप्ति होती है लव कुश जब अपनी विद्या में पारंगत होते हैं और वाल्मीकि जी द्वारा राम जी की कथा को सुनते हैं, तो सीता परित्याग की जो कहानी है उसको कथा में गाते हुए अयोध्या में आते हैं और उस कथा को सुनकर अयोध्यावासी जो हैं द्रवित हो जाते हैं और उस कथा की चर्चा होने लगती है। चर्चा होने के साथ साथ यह प्रश्न भी खड़ा होने लगता है कि इस जो सीता जी को परित्याग किया गया है उनको वापस लाया जाए, तो क्या कथावाचक कालांतर में न्याय के लिए सामाजिक कथा बुनकर न्यायाधीशों के पास या विभिन्न प्रकार से समाज को जागरूक करते थे क्या? कथावाचक जो है तरह तरह की कथाओं के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का कार्य करते थे। सर देखिए, एक भारतेंदु की चर्चा हम करते हैं पल भर के लिए। गोस्वामी तुलसीदास बहुत पुराने हो गए और ये राम की जो कथा है वह पौराणिक कथा है। पौराणिकता में और ऐतिहासिकता में तनिक अंतर है। पौराणिकता में और ऐतिहासिकता में तनिक अंतर है कि पौराणिक रचनाओं में दृष्टांत होता है। पौराणिक रचनाएं जो होती है, पौराणिक बातें जो होती है वह सत्य होती है, जबकि ऐतिहासिक बातें सत्य होती है। इतिहास में उदाहरण होता है और पुराण में दृष्टांत होता है। तो हम थोड़ा सा भारतेंदु की ओर ले चलते हैं। भारतेंदु ने हिंदी के विकास के लिए लोगों को हिंदी की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से नाट्य मंडलियों की रचना की थी, कथावाचक की रचना की थी। अपने खर्च से वे कथावाचकों की एक मंडली तैयार किए थे। वे अपने खर्च से, अपने पैसे के बल पर नाटक मंडली तैयार किए थे। वे अपने पैसे के बल पर हिंदी के लेखकों की एक मंडली तैयार की थी और इसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार के सारा कार्य किए थे। और इसके माध्यम से वे गांव-गांव, गली-गली घूमकर हिंदी में नाटक दिखाया करते थे, हिंदी कहानी सुनाया करते थे, ताकि लोग उनकी कहानियों को सुनकर, उनके नाटकों को देखकर हिंदी बोलना शुरू तो करें। यानी भारतेंदु ने हिंदी की ओर लोगों को उन्मुख करने के उद्देश्य से ये कार्य किया था। इसी तरह से वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि के आश्रम में दो थे, लव कुश। तो वाल्मीकि मुनि ने राम और सीता को मिलाने के उद्देश्य से, राम और सीता को मिलाने के उद्देश्य से उन दोनों बालकों का उस कदर निर्माण किया था, ताकि एक अयोध्या के समाज में जाएं, ये अयोध्या के समाज में जाएं और अपनी प्रमाणिकता साबित करें कि ये राम के पुत्र हैं। पहले ही सीता पर सवाल उठ गया था कि ये सीता लंका से वापस आई है,
सीता लंका से वापस आई हो सकता है कि पुनः इनके जन्म के संबंध में भी सीता पर सवाल उठने लगे। तो इस ख्याल से वाल्मीकि ने उनको तैयार किया था। दूसरी बात, प्रमाण देना वहाँ आवश्यक इसलिए था कि राम केवल पति नहीं थे, राम राजा भी थे, उनका राजधर्म था। वे किसी एक के केवल सीता के स्वामी नहीं थे, बल्कि संपूर्ण अवध वासियों के स्वामी थे, संपूर्ण अवध अयोध्या के लोगों के स्वामी थे, मालिक थे। ठीक है सर, आगे बढ़े। कथा भाई अभी हम लोग जैसे बात किए कि रामचरितमानस में सीता को न्याय दिलाने के लिए कथावाचक के रूप में लौह कुश आए हुए थे अयोध्या में। हाँ, कथावाचक के रूप में राम लौह कुश आए थे और कथा अपनी प्रमाणिकता देने के लिए कथा के माध्यम से, देखिए हम पहले ही बोले कि ये कथा जो है, कथा वाचन की जो क्रिया है, यह पुरानी क्रिया है और हम सभी लोगों के रोम रोम में ये कला बसी हुई है। यहाँ तक देखिएगा सर कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बहुएं हैं, वह विपदा की घड़ी में, आपदा की घड़ी में जब रोती हैं तो उनकी रोने की घड़ी भी, उनकी रुलाई भी कथात्मक होती है, वे कथा कह कह कर रोती है। तो इसी तरह लव और कुश अपनी आत्मिक भावनाओं को कथात्मक ढंग से, कथात्मक शैली में अयोध्या वासियों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे थे। एक कथा वाचन की प्रभावपूर्णता दिखाई देती है महाभारत में। जब अर्जुन सुभद्रा को, जब अभिमन्यु उनके गर्भ में था, तो चक्रव्यूह तोड़ने की कला जानना चाहती थी सुभद्रा, और उस गर्भावस्था के दौरान अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे। यानी वहां पे अर्जुन कथावाचक के रूप में थे और चक्रव्यूह बेधने की कला उनकी शीर्षक थी। उनके कथा कहने के क्रम में सुभद्रा कब सो गई ये पता नहीं चला, लेकिन जब तक वो जगी थी, अभिमन्यु गर्भावस्था में उस कथा को सुने और उस कथा के माध्यम से ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला को सीख लिया। तो क्या कथावाचन में और कथावाचक के कहने की, कथावाचन की शैली में इतनी प्रभावशालीता है क्या, जिससे गर्भस्थ शिशु को भी वो शिक्षित कर सके? देखिए सर, हमारी वाणी जो होती है ना, प्रभावोत्पादक होती है। कब किस ढंग से कोई बात प्रस्तुत करेंगे, किस ढंग से कोई बात कहेंगे। जैसे सारा मंत्र तो हम जानते, बहुत सारे मंत्र जानते हैं, तरह तरह का मंत्र हमें ज्ञात है, लेकिन किसी भी मंत्र में हमें सिद्धि हासिल नहीं, इसीलिए हम ऋषि मुनियों की भांति कार्य नहीं कर पाते। मंत्र हमें भी ज्ञात है। ऐसे भी सामान्य तौर पर देखिए, एक कोई डांटता है तो उस डांट का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। वास्तविक जीवन की बात है कि हमारी पत्नी या अन्य पत्नियां अहर्निश, अगर सप्ताह में नहीं तो महीने में 1-2 बार अपने पतियों को डांटी देती। सूर्य एक सेकंड, ज्यादा हम इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि कथावाचन का प्रभाव किस हद तक, कथावाचन डर देती है, लेकिन हम पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। एक सेकंड सर, गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी, गोस्वामी तुलसीदास की हम कथा आपको सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी ने एक बार डांटा और उन पर कैसा प्रभाव पड़ा, उनके जीवन की दिशा गति बदल गई। हमारे जीवन की दिशा गति नहीं बदली। ये पत्नी पीड़ा की बात है। नहीं, पत्नी पीड़ा की बात, प्रभावोत्पादकता की बात है, प्रभावोत्पादकता की बात है कि उस परिस्थिति में उनकी वाणी। तो कथा वाचन का या कथा के श्रवण का क्या प्रभाव है, और तब भी महाभारत काल में भी था,
आज भी है। टी.एस. इलियट की एक बड़ी फेमस लाइन है। टी.एस. इलियट कहता है, ए पोएट्री इंसिस्ट ओनली अप टू 3 सेकेंड्स। एक कविता मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए आपके हृदय को छूती है, उसके बाद वो कथा होता है। और वही 3 सेकंड का समय होता है जब अचानक कोई कविता सुनते सुनते या कोई कहानी सुनते सुनते आपके मुंह से एक बार की वाह या आह निकल आता है। वही टाइम होती है जब आप आपके हृदय को छूती है। एक कथावाचक मंच से कोई कविता सुनाता है और एक विशाल जनसमूह सामने बैठा होता है और वो अपनी वाणी से इतना द्रवित कर देता है कि श्रोता की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी के वाणी में इतनी ताकत होती है कि कृष्ण की कथा सुनकर वह उसी प्रकार में नाचना शुरू कर देता है। जब वाणी की ही ताकत है कि वहां बैठ कर के ही व्यक्ति अपने आप को इतना गंभीर महसूस करने लगता है जब किसी नायक के दुख का वर्णन है। जब उसके वाणी की और कथा की ही ताकत है कि श्रोता समूह में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को किसी से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यह वाणी में जो ओज होता है और कथा का चयन दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किस कथा का चयन कर रहे हैं और उसकी प्रस्तुति के लिए कितना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पहले के जमाने में, आजकल तो वाद्य यंत्र बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल कथानक का वातावरण निर्माण करने के लिए किया जाता है, लेकिन तब के समय में ऐसा कुछ नहीं था। ये व्यास की यह विशेषता थी महाभारत काल में। और उसके बाद अर्जुन की विशेषता कि बहुत गंभीरता के साथ अभिमन्यु जब गर्भस्थ था उस समय उसकी माँ ने उस कथा को सुना। बस शैली इसमें आरोह अवरोह अनुदान प्रवाह सारी चीजें आती हैं और श्रोता को बिल्कुल अपनी ओर खींच लेती है और तब तक वह सुनते रहता है। जो आपने कहा कि कौतूहल होता है, कथा में कौतूहल कब आता है? जब आपके कहने की शैली में कौतूहल पैदा होता है, आपकी वाणी में कौतूहल पैदा होता है, तब सुनने वाले उसे रोमांचित होते हैं। वरना रोमांच का वर्णन भी सपाट शब्दों में भी कर दिया जाए कथा का प्रभाव कम होता है। तो यही कथा की प्रभाव पद है कि श्रोता समूह हम जो पंक्ति बोल रहे हैं उस पंक्ति को अपने उसी तरीके से उच्चारण भी करें, तभी उसका मुकम्मल प्रभाव होगा, वरना प्रभाव कम होता जाएगा, छीनता जाएगा। ठीक है। कैसे कक्षा में कथा वाचन से बच्चों का मनोरंजन तो होता ही है, स्कूल में विभिन्न विषयों की पढ़ाई भी सहजता पूर्वक होती है। बच्चों कथा वाचन से बच्चों का बोझिल मन राहत पाता है और वे अपने विषय विशेष की ओर उन्मुख हो जाते हैं। जैसे दूसरे विषय के बोझ से दबे हुए बच्चे जब हमारी घंटी में पढ़ना नहीं चाहते तो हम उन्हें कोई चुटकुला छोटी कहानी सुनाते हैं। वर्ग में तो छोटी कहानियाँ ही संभव है, क्योंकि वर्गीय अवधि जो होती है अल्पकालिक होती है और हम उसमें उपन्यास की कथाएं सुना नहीं सकते, कोई लंबी चौड़ी विधा की कथा नहीं सुना सकते। तो अब चुटकुला या छोटी कहानी सुनाकर उन्हें तनावमुक्त बनाने का प्रयास करते हैं और उन्हें विषय की ओर उन्मुख करने का कार्य करते हैं। जैसे एक छोटी सी एक कहानी है कि रामू नाम का एक नन्हा बालक था। वह एक दिन रात में सोते समय अपनी माँ से जिद कर बैठा कि माँ मैं कहानी सुनूंगा, मुझे कहानी सुना। माँ होती है, वह अपने नन्हे बच्चे के किसी भी इच्छा को पूरा करने से चूकती नहीं। नन्हे जिगर के टुकड़े के मन को रखने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने नाग नागिन की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनाने के क्रम में माँ ने कहा कि नाग की तुलना में नागिन ज्यादा खतरनाक होती है। नाग तो कभी कभी रहम भी कर देता है, लेकिन नागिन जो है रहम नहीं करती है, वो काफी प्रतिशोधक होती है। रामू बोला, माँ कैसे नागिन कैसी होती है? वह तो नाग नागिन में अंतर जानता ही नहीं था, दोनों एक जैसे दिख पड़ते थे।
तो माँ अब रात में सोते समय बिस्तर पर थी अपने नन्हे बच्चे के पास। उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था जिसे वह दिखलाए कि नागिन ऐसी होती है। फलता उसने अपनी चोटी हिलाई और बोली कि नागिन पतली काली और ऐसी होती है, चोटी दिखाई ऐसी होती है। कथा सुनने के उपरांत रामू सो गया। अगले दिन सुबह रामू उठा, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद खाना खाने बैठा। फर्श पर बैठकर खाना खा रहा था। माँ पूछी कि रामू चावल चाहिए? तो रामू ने हुंकारी भर दी और तो माँ चावल लेकर आई और झुककर उसकी थाली में चावल डालने लगी। थाली में चावल डालने लगी, तब तक उसकी दोनों चोटियां आगे ढुलक गई। रामू की नज़र माँ के सिर पर गई और रामू वहाँ से बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाते हुए बाहर भागा। उसकी आवाज़ सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठे हो गए और रोने का कारण पूछने लगे। तो उसने कहा कि मैंने देखा माँ के सिर पर 2-2 नागिन लोटी। लोगों ने उसे समझाते हुए कहा कि अरे बावले, वे नागिन नहीं है, वे तो 2-2 काली चोटी, वे दो काली चोटियां हैं, वे नागिन नहीं। तो इस प्रकार छोटे छोटे चुटकुले लघु कहानियों के माध्यम से भी हम बच्चों को तनाव मुक्त बनाने का कार्य कर सकते हैं। वर्ग में हम कथा वाचन के माध्यम से आनंद पूर्वक ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक इत्यादि जानकारियां दे सकते हैं। बच्चों में दया, त्याग, सहानुभूति इत्यादि मानवीय भावनाओं के विकास के साथ साथ कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति के विकास के लिए भी कथा वाचन काफी उपयोगी है। कथा वाचन से बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास तो होता ही है, उनका शब्दकोश भी बढ़ता है, उनका साहित्यिक मार्ग भी प्रशस्त होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान मशीन करता है, जबकि साहित्य मानव करता है। साहित्य अपनी नाना विधाओं के माध्यम से श्रोताओं में, अपने प्रेमियों में सेवा, दया, त्याग, ममता, करुणा इत्यादि भावनाओं का सरस रूप में संचार करता है और ये भावनाएं मानवता का पोषक है। यही कारण है कि बड़े बड़े राजनेता, चाहे गांधी हो या सावरकर, उनके खिलाफ किसी की उंगली उड़ जाती है, पर विधाता ने ऐसी कोई उंगली नहीं बनाई जो किसी साहित्यकार के खिलाफ खड़ी हो सके। गांधी के खिलाफ उंगलियां उठती है, पर गांधीवादी मुंशी प्रेमचंद के खिलाफ आज तक कोई उंगली नहीं उठ पाई। समांतर लोग साहित्य को कथा का पर्याय मानते हैं, क्योंकि आर्ट्स काव्य यानी रामायण महाभारत कथात्मक शैली में ही रचित है। इसकी विशालता की चर्चा करते हुए महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि धर्मे अर्थे कामे मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यनेन हास्ति न तत्क्वचित्। यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 ही तरह की चीजें होती है इस सृष्टि में, कोई 5वीं चीज नहीं होती। ये 4 चीजें जो सृष्टि में, मूल चीजें जो 4 हैं सृष्टि में, वे सारी चीजें साहित्य में हैं, और जो साहित्य में नहीं है वह इस सृष्टि में भी नहीं है। इस तरह महर्षि वेद व्यास ने साहित्य की विशालता की चर्चा की है। रामायण महाभारत नामक महाकाव्य की विशालता की चर्चा की है। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसकी विशालता की चर्चा करते हुए कहा था कि साहित्यस्य भाव साहित्यम, अर्थात जिसमें सब कुछ समाहित कर लेने की क्षमता हो उसे साहित्य कहते हैं। इस संबंध में एक बात ध्यातव्य है कि कहानी जो है, कथा जो है, छोटी साहित्यिक विधा है। इसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से
एक ही रस का संचार होता है, क्योंकि कहानी जीवन के किसी एक पक्ष, एक घटना या एक कार्य व्यापार से जुड़ी हुई होती है। कहानी जो होती है ध्रुपद गायन की तरह होती है। जैसे ध्रुपद गायन में गायक की महफिल शुरू होती है और शुरू होते ही गायक जो है अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से भर देता है जितना रात भर भी गाना सुनने से प्राप्त नहीं हो। सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहानी की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार और व्यायाम की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह से स्वस्थ मस्तिष्क के लिए कहानी एवं संगीत की आवश्यकता है। स्वस्थ मस्तिष्क ही जीवन की सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार बच्चों के बीच कथा वाचन अत्यावश्यक है। वैसे तो कहानी जीवन या किसी घटना के एक पक्ष की झलक दिखाती है। यदि हमें जीवन का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करना है तो हमें उपन्यासी कथाओं का सहारा लेना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, जी, जो चोटियों की चर्चा की गई, तो क्या ये चोटियां सब कुछ नागिन का रूप लेती है या नाग का विकल्प बनती है? बढ़िए। चोटी वहाँ उपमान के रूप में, चोटी जो है वहाँ उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सिंबल के रूप में। हम बोले कि निर्जीव पात्रों की भी कल्पना की जाती है, सजीव पात्रों की भी कल्पना की जाती है, चेतन पात्रों की भी कल्पना की जाती है, अचेतन पात्रों की भी कल्पना की जाती है। तो उसी तरह चोटी की एक उपमान के रूप में कल्पना की गई है। हम अभी जीवन के संपूर्ण चित्रण की बात कर रहे थे, तो जीवन के संपूर्ण चित्रण की झलक हमें कहानी से नहीं मिलती, इसकी झलक हमें उपन्यास से मिलेगी, क्योंकि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है और जब उसकी कथा, उपन्यासिक कथा जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उससे 9 रसों के आनंद की प्राप्ति होती है। कक्षा कक्ष में हम औपन्यासिक कथाओं का वाचन नहीं कर सकते, क्योंकि कक्षा कक्ष की अवधि जो होती है अल्पकालिक होती है और उपन्यास का जो कथानक होता है, उपन्यास की जो कथा होती है वह दीर्घकालिक होती है, बड़ी होती है। उपन्यास को अगर आप चाहें शिक्षा के रूप में कि उपन्यास की कथाओं को काट छाट कर छोटे रूप में प्रस्तुत करें तो ये संभव नहीं है। और कहानी को भी आप चाहेंगे कि कहानी के कथानक को बढ़ा चढ़ाकर उपन्यास का रूप दे दें और उसे 9 रसों के आनंद की प्राप्ति करा दें तो ये भी संभव नहीं है। जैसे हाथी के विशालकाय शरीर को आप काट छाट कर चाहें कि खरगोश बना दें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि काट छाट के क्रम में हाथी का अस्तित्व तो समाप्त हो ही जाएगा, वो खरगोश नहीं बनेगा। साथ ही खरगोश को अगर आप चाहें कि उसे पौष्टिक आहार देकर उसे हाथी का शरीर दे दे, हाथी का रूप दे दे, तो ये भी संभव नहीं है। खरगोश कभी हाथी नहीं बन पाएगा। इसी तरह कहानी के कथानक को बढ़ा चढ़ाकर आप औपन्यासिक कथानक नहीं बना सकते और औपन्यासिक कथानक को काट छाट कर अब कहानी का कथानक नहीं बना सकते। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्तमान काल में नए वैज्ञानिक खोजों ने शिक्षा के क्षेत्र में महान परिवर्तन ला दिया है। पुराने जमाने में शैक्षणिक जगत में शिक्षक की प्रधानता होती थी, पर आज शिक्षा का मूल केंद्र बिंदु विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, शिक्षक नहीं है। आज नए अनुसंधानों के तहत विद्यार्थी को सहज, सरल और सुरुचिपूर्ण ढंग से
शिक्षा देनी है ताकि विद्यार्थी उसे पाने के लिए प्रयत्नशील हो उठे। अतः हमें इसके लिए शिक्षा की कथा प्रणाली का प्रयोग करना आवश्यक है। वर्ग में कथा सुनाते समय हम शिक्षकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि कहानी स्वस्थ, मनोरंजक और शिक्षाप्रद तो हो ही, बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने वाली हो और बालकों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाए। साथ ही बच्चों के सम्मुख व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श रूप प्रस्तुत करें। कक्ष में हमें केवल कहानी सुनाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वर्ग में विद्यमान बच्चों से कथा सुनना भी चाहिए। कथा सुनाने से आनंद की प्राप्ति तो होती ही है, कथा सुनने से आनंद की प्राप्ति तो होती ही है, कथा सुनाने से भी आनंद की प्राप्ति होती है। कथा सुनाने से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन वृत्त इसका उदाहरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालक धनपत राय, जो कालांतर में मुंशी प्रेमचंद नाम से हिंदी कथा जगत में लोकप्रिय हुए, अपने विमाता के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर खेत खलिहान और बाग बगीचों में गुल्ली डंडे के खेल में रम गए थे। गुल्ली डंडे खेल में रमे रहने के कारण मदरसा में नामांकन होने पर भी गुल्ली डंडे के खेल के पीछे पढ़ाई को नजरअंदाज करते रहे। पर एक दिन मदरसा में जाने और बच्चों द्वारा कहानी सुनाने पर उस्ताद द्वारा तालियां बजवाने की घटना ने उनके जीवन की दिशा गति को बदल दी। वे धनपत राय से कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद बन गए। धन्यवाद। इसको